अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे दुनिया भर में बढ़ती हुई टेंशन और ख़ास तौर पर गल्फ रीजन में पैदा होने वाली नई सूरत हाल के हवाले से तफसीली अपडेट, जहां अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ात ने एक नई शिद्दत इख्तियार कर ली है और हर तरफ बेचैनी की लहर महसूस की जा रही है। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंतहाई सख्त और जोशीला बयान दिया है, जिसने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अमेरिका की नेवी को सीधा हुक्म दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में किसी भी छोटी या बड़ी ईरानियन कश्ती को जो पानी में माइन से बिछा रहे हैं उसे फौरन निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाए। ट्रंप ने कहा कि इस मामले में किसी किस्म की देरी या हिचकिचाहट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनका कहना था कि अमेरिका की नेवी को पूरी आज़ादी है कि वो फौरन एक्शन ले और इस क्रिटिकल वाटर वे को महफूज बनाए। इसके साथ ही इसने ये भी कहा कि माइन से स्वीपिंग ऑपरेशन यानी पानी में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को साफ करने का अमल भी तेजी से जारी है और इसे 3 गुना ज्यादा तेज कर दिया गया है, जिससे जाहिर होता है कि अमेरिका इस रास्ते को हर कीमत पर खुला रखना चाहता है। इसके बरक्स ईरान की तरफ से भी एक अहम अपडेट सामने आया है, जहाँ एक सीनियर पार्लियामेंट ऑफिशियल ने दावा किया है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर लगाया गया ट्रॉल से अपनी पहली आमदनी हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि यह रकम सेंट्रल बैंक के अकाउंट में जमा कर दी गई है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि जंग के बावजूद ईरान अपनी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को भी बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है और इस स्ट्रैटेजिक रास्ते को यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस पूरी सूरत हाल के दरमियान इंडिया की तरफ से भी एक तसल्ली बख्श अपडेट सामने आई है, जहां मुकेश मंगल ने बताया कि रीजन में मौजूद तमाम इंडियन सी फेयर्स बिल्कुल महफूज है। इन्होंने कहा कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने अब तक 2680 से ज्यादा इंडियन समुद्री वर्कर्स को वापस घर पहुंचाने में मदद की है, जिनमें से सिर्फ 24 घंटों में 65 अफराद को सेफ्टली भेजा गया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी वाजे किया है कि इंडिया के तमाम पोर्ट पर ऑपरेशन बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं और कहीं भी कोई कंजेशन या रुकावट रिपोर्ट नहीं हुई। इसी बेचैन माहौल में इसराइल से एक और हैरत अंगेज खबर सामने आ रही है, जहां इसराइली एयरफोर्स के 2 टेक्नीशियन पर ईरान के लिए जासूसी करने का इल्जाम लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये अफराद टेल नंबर एयरबेस पर F-15 फाइटर जेट के साथ काम करते थे और इन्होंने सेंसिटिव मालूमात जैसे इंजन डायग्राम्स और एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की तस्वीरें ईरान तक पहुंचाई। इसके अलावा इन्होंने ये भी टास्क दिया कि वो इसराइल के फॉर्मर आर्मी चीफ हेर्जी हेलावी और नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गवीर के बारे में मालूमात जमा करें। अथॉरिटीज इस मामले में इंतहाई संजीदगी से देख रही है और एक मुलजिम पर जो इसराइल की नज़र में है उस पर गद्दारी के इल्जामात भी लगाए गए हैं, जबकि मजीद 8 सोल्जर्स पर शक है कि वो इस एक्टिविटी से वाकिफ थे मगर रिपोर्ट नहीं किए। यानी इसराइल की आर्मी के अंदर जो सोल्जर है, जो काम करने वाले हैं, वो तक ईरान के बिछाया गया जाल के एक मेंबर से समझो। आपको बता दूं कि ईरान के ऐसा कई जासूस इसराइल के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर मौजूद है, जो ईरान को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इस तमाम सिचुएशन पर इंडिया के गवर्नमेंट भी नजर बनाए हुए है और एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन ने कहा है कि गल्फ और वेस्ट एशिया की सिचुएशन को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इंडियन नेशनल की सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और इसके लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जबकि रीजन में मौजूद इंडियन मिशन 24 घंटे हेल्पलाइन चला रहे हैं और लोगों को मदद फराहम कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि फ्लाइट की सूरत हाल बेहतर हो रही है और 28 फरवरी से अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग इंडिया ट्रैवल कर चुके हैं। यूनाइटेड अरब इमारात, सऊदी अरेबिया, ओमान और बहरीन से एक्स्ट्रा फ्लाइट चलाई जा रही है, जबकि ईरान से लोगों को आर्मेनिया और अजरबैजान के जरिए निकालने का इंतजाम भी किया जा रहा। इसके दरमियान इसराइल के अंदर भी सियासी और सिक्योरिटी टेंशन बढ़ रही है, जहां गोलन ने कहा कि पिछले 3 सालों में 700 से ज्यादा कत्लात इस बात का सबूत है कि गवर्नमेंट अरब कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रही है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के सिक्योरिटी डिसीजंस को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पॉलिटिकल फायदे के लिए गलत लोगों को जिम्मेदारी दी गई, जिससे क्रिमिनल्स गैंग्स को ताकत मिली है। इसी तनाजुर में इसराइल ने अपनी मिलिट्री तैयारियों को मजबूत करते हुए एल्बिस सिस्टम के साथ लगभग $200 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसके जरिए एडवांस एयरबॉर्न म्यूनिशंस हासिल किया जाएगा। इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्ज ने कहा है कि कदम मुल्क को ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनाने और फ्यूचर टेस्ट के लिए तैयार करने के लिए लिया गया है। ईरान की तरफ से भी सख्त कदम उठाए गए हैं, जहां सुल्तान अली शिरजादा फख्र नाम का शख्स को इसराइली इंटेलिजेंस के लिए काम करने के इल्जाम में फांसी दे दी गई है। ईरानी जुडिशरी के मुताबिक उस पर मुल्क के खिलाफ एक्टिविटीज में शामिल होने का भी इल्जाम था। ईरान में इंटरनेट शटडाउन भी अभी तक जारी है और नेट ब्लॉक्स के मुताबिक 55 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं और कनेक्टिविटी सिर्फ 2% रह गई है, जिसका सीधा असर बिजनेस, पेमेंट सिस्टम और इकोनॉमी पर पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की एक और बात को ईरान ने झूठा करार दिया है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 8 खवातीन को सजाए मौत देने का प्लान रोक दिया, लेकिन ईरान ने कहा कि ऐसा कोई सजा कभी दी ही नहीं गई थी। इन तमाम टेंशन के बावजूद ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट जारी है और रिपोर्ट के मुताबिक 10.7 मिलियन बैरल ऑयल गल्फ से निकल चुका है, जबकि 34 टैंकर वोयेज ट्रैक किए गए हैं, जो दिखाता है कि ब्लॉकेज के बावजूद ईरान अपनी ऑयल सप्लाई जारी रखा हुआ है।
अमेरिका की तरफ से इकोनॉमिक प्रेशर भी बरकरार है, जहां कैरोलाइन लेवियट ने कहा कि ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के जरिए ईरान की इकोनॉमी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ईरान रोजाना $500 मिलियन तक का नुकसान उठा रहा। एक और अहम डेवलपमेंट में व्हाइट हाउस रिपोर्टेडली नेटो कंट्रीज की एक लिस्ट तैयार कर रहा है, जिसमें उन कंट्रीज को रैंक किया जाएगा जिन्होंने ईरान के खिलाफ वार में अमेरिका का कितना साथ दिया और ये फ्यूचर डिफेंस टाइज पर असर हो सकता है। इकोनॉमिक फ्रंट पर गोल्ड की कीमत में कमी देखी गई है, जबकि ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल से ऊपर बरकरार है, जो गल्फ रीजन में अनसर्टेनिटी की वजह से है। नेस्ले कंपनी ने कहा है कि जंग का असर अभी तक उनके बिजनेसेस पर लिमिटेड रहा है। हालांकि फ्यूल और फ्लाइट कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन लोग ज्यादा घर पर खाना खाने की वजह से पैकेज्ड फूड की डिमांड बढ़ रही है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने जर्मनी के प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर से बातचीत में कहा कि रीजन में जंग यूरोप को भी मुतासिर कर रही है और अमन के लिए कोशिश जरूरी है। पाकिस्तान भी इस टेंशन को कम करने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट में लगा हुआ है, जहां मोहसिन नकवी और यूएस एम्बेसडर नटाली बेकर ने ईरान यूएस टॉक के लिए इस्लामाबाद में मीटिंग का प्लान डिस्कस किया। इसराइल और लेबनान के दरमियान भी वाशिंगटन में बातचीत होने वाली है, जहां लेबनान सीजफायर को 1 महीने के लिए बढ़ाने की दरख्वास्त करेगा, जबकि हिजबुल्लाह भी इस इंडायरेक्ट टॉक्स पर गौर करने का इशारा दिया है। लेबनान में इसराइली एयर स्ट्राइक के नतीजे में कम से कम 5 सिविलियन हलाक हो गए हैं, जिनमें जर्नलिस्ट अमल खलील भी शामिल है, जबकि ज़ैनब फराज शदीद जख्मी है। लेबनीज प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन ने इसे जर्नलिस्ट पर जानबूझकर हमला करार दिया है। इसराइली मिलिट्री ने दावा किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के एक एलाइट रदवान फोर्स मेंबर को गिरफ्तार किया है, जो कि उन पर हमले का प्लान बना रहा था। एक बड़ी अपडेट आ रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम ऐलान किया है, जिसमें इसने इसराइल और लेबनान के दरमियान चल रही सीजफायर को मजीद 3 हफ्तों के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब रीजन में हालात अभी भी नाजुक है और छोटी छोटी झड़पें लगातार रिपोर्ट हो रही है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इसराइल और लेबनान के सीनियर नुमाइंदों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें इसने कहा कि बातचीत का माहौल काफी पॉजिटिव रहा और सब तरफ से अमन को बरकरार रखने पर जोर दिया गया। यह सीजफायर जो पहले 26 अप्रैल तक के लिए था, अब अगर सब प्लान के मुताबिक चलता है तो 17 मई तक जारी रहेगा। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका लेबनान के साथ मिलकर काम करेगा ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके, खासकर हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप के खिलाफ जो इस रीजन में एक बड़ी ताकत समझी जाती है। इसने ये भी कहा कि अमेरिका का रोल सिर्फ मीडिएटर का नहीं बल्कि स्टेबिलिटी को इंश्योर करने का भी है। इस मीटिंग में ट्रंप के साथ वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और इसराइल में अमेरिका का एम्बेसडर माइक भी मौजूद था। लेबनान की तरफ से भी उनके एम्बेसडर मिचेल ईसा और दूसरा सीनियर ऑफिशियल ने शिरकत की। ट्रंप ने कहा कि वो जल्दी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन को भी व्हाइट हाउस में खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान के हवाले से भी अपनी बात रखी और कहा कि वो ईरान के साथ बातचीत में जल्द ही नहीं करना चाहता। इसका कहना है कि ईरान अब मिलिट्री और इकोनॉमिक तौर पर काफी कमजोर हो चुका है, इसलिए अमेरिका को किसी भी फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये बयान एक ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान सीजफायर अपने 17 दिन में दाखिल हो चुका है। अगर हम पिछले हालात पर नजर डालें तो सीजफायर से पहले लेबनान में तकरीबन 2300 लोग अपनी जान गंवा चुके थे, जबकि इसराइल में 13 लोग हलाक हुए थे लेबनान के हमले में। ये नंबर्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जंग कितना इंटेंस था और किस हद तक इंसानी नुकसान हुआ। सीजफायर के बाद जरूर वायलेंस में कमी आई है, लेकिन टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जुमा के दिन में एक घड़ी है जो इसे पा लेता है और अल्लाह ताला से किसी खैर का सवाल करता है तो अल्लाह ताला उसे वही खैर अता कर देता है। मुस्लिम 852। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।